नमस्कार क्लास 11 वाले बच्चों, इस कॉपी में बेटा आपके लिए क्वेश्चन नहीं आपकी किस्मत लिखी हुई है। जी हाँ, उस बच्चे के लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, वो पास होना चाहता है और पास होने के साथ साथ बहुत अच्छे नंबर लाना चाहता है। बेटा 6 मार्क्स के क्वेश्चन बता रहा हूं, टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर रट लिए तो उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। आप 24 नंबर अपने पक्के कर सकते हो, 6 चौक 24 होता है, बिल्कुल रट लो, उससे आउट कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। जल्दी से शुरू कर देते हैं बेटा टॉप मोस्ट 6 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भाई ये तुम्हारी किस्मत है, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत लिखी हुई है, ये उन बच्चों के भी काम आएगा जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। क्लियर? तो देखो बेटा, सबसे पहले हम देख लेते हैं 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहली बुक से। पहली बुक कौन सी है बेटा? हमारी पहली बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें से बेटा 6 मार्क्स के अगर हम बात करें पहला और दूसरा चैप्टर मिला के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्लस FR यानी कि फंडामेंटल राइट्स मिला के 8 मार्क्स का आ रहा है, तो चांसेस है इसमें से भी एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का फंस सकता है। अगर इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन फंसता है तो कौन सा फंसेगा उसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, इसमें से वर्क पूछ लेता है कभी कभी, कॉन्स्टिट्यूशन के वर्क 4 वर्क आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। इसे 1.5 into 4 करके देता है, ठीक है, यानी कि वो 1.5 into 4 यानी कि 6 मार्क्स का बन जाता है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद बेटा इसमें से दे देता है राइट द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं। क्या देता है? विशेषताएं दे देता है। विशेषताएं लिख लोगे आप कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, कठोर एवं लचीला दोनों है, यानी कि रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। उसके साथ आप बता सकते हो कि संघीय व्यवस्था को अपनाया है, मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, XYZ, कितने सारे फीचर्स आप बता सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा पूछता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। बकेट ऑफ फ्लावर्स का मतलब क्या है मेरे बच्चा? बकेट ऑफ फ्लावर्स का मतलब है एक गुलदस्ते की तरह। किसकी तरह? गुलदस्ता। गुलदस्ता देखे जिसमें अलग अलग फूल मिला के बनता है, ऐसे ही पूछता है भारतीय संविधान लाइक अ बकेट ऑफ फ्लावर्स है या एक बोरो किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। बोरो मतलब कि उधार लिया हुआ, ठीक है। तो आपको बताना होगा वो बेसिकली गुलदस्ते का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि हमने अलग अलग देशों के संविधान रूपी फ्लावर्स को, यानी कि संविधान की कुछ मेन विशेषताओं को अपने संविधान में ऐड ऑन किया है, ठीक है। आप बताओगे कि हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया, ब्रिटेन से क्या क्या लिया, ठीक है, कनाडा से क्या क्या लिया, ठीक है, और ऐसे ही आयरलैंड से क्या लिया। आप सबके बारे में बताना होगा एक अच्छी सी हेडिंग तैयार करके। क्लियर? अगर किसी बच्चे को क्वेश्चंस के आंसर्स में भी दिक्कत आए तो बेटा घबराना मत, मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिख दिया अपना, इस नंबर पे आप मेरे को 7982038393 इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करना और मुझसे आंसर ले लेना, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा इसमें से ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो 6 मार्क्स में आ सकते हैं। अब इसी के साथ मैं लिख देता हूं FR के। FR मतलब कि फंडामेंटल राइट्स। क्या हो गया? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में से कौन सा आ सकता है बेटा? राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, और एक आ सकता है बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में फंसता है, वो है हमारा FR और DPSP में अंतर। FR मतलब फंडामेंटल राइट, DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है बेटा, ये 4 में भी पूछ सकता है और 6 में भी पूछ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, जो पेपर में आता ही आता है, तो रट लेना, इसे मत छोड़ना बिल्कुल भी। उसके बाद बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्वेश्चन कई बार बेटा ये आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान के हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। फिर उसमें आप बताओगे कि आखिरकार ये अधिकार हमें क्या बताता है। ये राइट सभी राइट्स का प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर का मतलब कि सभी अधिकारों की रक्षा करता है। रक्षा किस तरीके से करेगा बच्चा? तो रक्षा करने का तरीका यहाँ पे एक सिंपल है कि आप इसी अधिकार के तहत अगर आपसे कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक केस कर सकते हो, ठीक है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाने की परमिशन है, वरना अदर केसेस में आपको क्या करना होता है बच्चा? निचली अदालत से शुरू करना होता है, ठीक है। उसके लिए फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जिसमें भी आप जाओगे वो रिट इशू करेगा। क्या इशू करेगा? रिट।
आपको पांचों रिट बताने होंगे, ठीक है, और एंड में लिखना होगा ये अधिकारों का अधिकार भी कहलाता है, ठीक है, यानी कि द राइट्स ऑफ राइट। क्लियर, यानी कि सभी अधिकारों का रक्षक है, एक तरीके से प्रोटेक्टर है। क्लियर हो गई बात। तो ये अधिकार सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। क्लियर है, एफआर से भी आगे समझ क्या क्या पूछ सकता है। और एक पूछ सकता है बेटा डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के गोल्स पूछ सकता है, ठीक है। गोल्स मतलब आखिर का लक्ष्य क्या है, ठीक है, और पॉलिसी पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस है जो 6 मार्क्स के पहले और दूसरे चैप्टर में से आ सकते हैं, इससे आउट कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। कंफर्म लिखकर दे रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। हर एक बच्चा रट ले इन क्वेश्चंस को। अब आ जाते हैं बेटा हम अपने तीसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में से बहुत ज्यादा उम्मीद है 6 नंबर का क्वेश्चन फंसने की, क्योंकि तीसरा चैप्टर पूरे 6 मार्क्स का आ रहा है। तो सीबीएसई इधर उधर करने के चक्कर में सबसे ज्यादा प्रेफर करता है कि सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन उसमें से दो और हटाओ। क्लियर। तो इलेक्शन में से क्या क्या आ सकता है बेटा? इलेक्शन में से आ सकता है, सब बच्चे नोट डाउन करते जाएंगे साथ साथ, वर्क आ सकते हैं किसके? इलेक्शन कमीशन के। किसके? इलेक्शन कमीशन के। लिमिटेशंस आ सकती हैं, लिमिटेशंस का मतलब क्या हो गया? कमियां, कमियां। उसके बाद आपसे पूछ सकता है बेटा हमारे चुनाव आयोग के कार्य हो गए, कमियां हो गई, सुधार पूछ सकता है, आखिरकार हमें सुधार क्या क्या करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आ जाता है पीआर और एफपीटीपी में डिफरेंस। एफपी फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपीएस, ठीक है। एफपीटीपीएस में डिफरेंस पूछ लेते हैं, पीआर और एफपीटीपीएस में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा। क्लियर। उसके बाद बेटा आपसे और पूछ लेगा तो ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स पूछ लेगा, रिफॉर्म्स मतलब सुधार हो गए, ठीक है। इन 4 क्वेश्चंस के अलावा इसमें से भी कुछ नहीं आने वाला 6 मार्क्स में, ठीक है। फिर आ जाता है बेटा एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव में क्या आ जाता है? अब राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां। विवेकाधीन शक्तियों का मतलब क्या है बेटा? विवेकाधीन शक्तियों का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। 3 डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं बेटा, वो आपको एक्सप्लेन करनी होंगी। जैसे कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलता, ठीक है, यानी मतलब कि जो कोई भी बड़ी पार्टी होती है, बिगेस्ट पार्टी होती है ना, उसे कभी मेजॉरिटी ना मिले जिस सिचुएशन में, ठीक है, बहुमत ना मिले, उस कंडीशन में क्या होता है बेटा? राष्ट्रपति डिसाइड करता है। और बहुमत नहीं मिला प्लस कोई अलायंस भी नहीं कर रहा, गठबंधन भी नहीं कर रहा, तो राष्ट्रपति अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, जो सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री घोषित करता है, ठीक है, और उसे एक लिमिटेड टाइम पीरियड देता है कि इतने टाइम पीरियड में आपको मेजॉरिटी प्रूफ करनी होगी। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही वीटो से रिलेटेड पावर है, ठीक है। और एक पावर है बेटा जब बिल आता है, ठीक है, बिल किसके पास आता है? बिल आता है बेटा संसद के पास, ठीक है। संसद से कहा जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। और यहीं से आ सकता है, ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हो गई। फिर राष्ट्रपति की नॉर्मल शक्तियां भी पूछ सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां भी पूछ सकता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसमें आपातकालीन शक्ति लिख दोगे, आर्टिकल 52, 56 और 60, ठीक है। उसके साथ बेटा आप लिख दोगे तीनों सेनाओं का हेड होता है राष्ट्रपति, ठीक है, और अंतिम हस्ताक्षर हमेशा राष्ट्रपति के होते हैं। कोई भी फैसला देश का इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रीटी या संधि होता है तो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। क्लियर। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा एक ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्वेश्चन पूछता है। किसके बारे में? ब्यूरोक्रेसी यानी कि प्रशासनिक तंत्र, ठीक है, यानी कि AIS, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। तो रट लेना बेटा उसे भी, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ऑल इंडिया सर्विसेज का भी क्वेश्चन पूछता है। और फिर आ जाते हैं बेटा लेजिस्लेचर से। तो लेजिस्लेचर से एक तो फंक्शंस पूछ लेते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। 6 नंबर में कभी कभी पार्लियामेंट के फंक्शंस पूछ सकता है। फंक्शन मतलब कि क्या क्या करती है। उसके साथ पूछ सकते हैं बेटा, इधर मैं लिख दे रहा हूं पार्लियामेंट फंक्शंस, ठीक है। उसके साथ पूछ सकते हैं क्या बेटा? डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में अंतर, और स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन दे देता है राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। बच्चे क्या करते हैं, लोकसभा राज्यसभा पढ़ते हैं लेकिन स्पेशल पावर का मतलब पढ़ते ही
नहीं है। तो हमेशा याद रखना स्पेशल पावर्स का डिफरेंस पूछेगा तो आपको स्पेशल पावर्स का ही डिफरेंस बताना होगा। क्लियर। उसके बाद आ जाता है मेरे बच्चा यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस। क्या आ जाता है? लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग प्रोसेस का मतलब क्या हो गया बेटा? आखिरकार जो सरकार है या जो संसद है वो कानून कैसे बनाती है, किस तरीके से कानून बनता है। तो इसके 3 चरण उनमें होता है, 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है, पहले स्टेप्स में कोई भी बिल राज्यसभा या लोकसभा में आएगा, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि वो वित्तीय विधेयक नहीं होना चाहिए। वित्त विधेयक का मतलब क्या है? मनी बिल नहीं होना चाहिए। अगर वो मनी बिल है तो ओनली लोकसभा में आएगा। फिर उधर से वो अपनी कमेटीज को दे देंगी, कमेटीज उस पर इंप्रूवमेंट करेंगी या जो भी ऐड ऑन माइनस करना होगा सब काम करेंगे। फिर वो सदन में आ जाएगा, यानी हाउस में आ जाएगा। हाउस में अगर फेल हो गया तो खत्म ही हो गया, लेकिन अगर पास हो गया तो वो सेकंड हाउस में आएगा। सेकंड हाउस में उस पर डिलिब्रेशन होगा, बहस होगा। ठीक है, उसके बाद उसे अगर मान लिया जाता है तो वो पास हो जाएगा, और पास होने के बाद तीसरे स्टेज में जाएगा प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट अगर उस पर साइन कर देगा तो वो लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा। लेकिन कानून से पहले हमेशा याद रखना वो एक बिल होता है, विधेयक होता है। ठीक है, यानी कि एक रफली ड्राफ्ट होता है। क्लियर। अब इसके बाद आ जाता है बेटा ज्यूडिशरी के क्वेश्चन पे। किसके? ज्यूडिशरी। ज्यूडिशरी का मतलब क्या हो गया बेटा? ज्यूडिशरी का मतलब हो गया यहाँ पे न्यायपालिका। न्यायपालिका से बेटा 3 चीजें पूछता है। एक तो पूछ लेता है सीधा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हम डिफाइन कर सकते हैं ना, सबसे नीचे होता है हमारा क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और उससे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट भी होता है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो सबऑर्डिनेट कोर्ट भी लिख सकते हो। सबऑर्डिनेट कोर्ट में सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या जाता है बेटा? दीवानी या फौजदारी मामले आते हैं। दीवानी या फौजदारी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चा? दीवानी या फौजदारी का मतलब होता है सिविल या क्रिमिनल। ठीक है, सिविल वो होते हैं जो बेसिकली पैसे से रिलेटेड होते हैं, इसमें कोई मारपीट का केस नहीं आता। क्रिमिनल वो होते हैं जिसमें खून खराबा या मारपीट ऐसे केस दिखाई देते हैं। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चा? ये हो गया स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद पूछ लेता है इसके ज्यूरिसडिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार। क्या पूछ लेता है? क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार में आपको बताना होगा अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ठीक है, और उसके साथ आप बताओगे मौलिक क्षेत्राधिकार क्या होता है। ये सारे आपको डिफाइन करने होंगे। क्लियर। और कभी कभी पूछ लेता है बेटा इसमें से एक मेन क्वेश्चन कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, ठीक है, यानी कि न्यायिक जो न्याय को लेकर लोग एक्टिविज्म हुए, एक्टिव हुए, उनको लेकर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हुए जुडिशरी पर और क्या नेगेटिव इंपैक्ट हुए। पहले उसकी डेफिनेशन दोगे कि आखिरकार वो क्या है, फिर 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। 2 नंबर डेफिनेशन, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके। ठीक है, हर एक बच्चा लिख लेगा। क्लियर। उसके बाद आ जाता है बेटा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में से बच्चे मैं आपको 3 क्वेश्चन बोल रहा हूं। ठीक है, सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आएगा वो आएगा राइट दी यूनाइटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण बताइए। ठीक है, और कभी कभी भूल देता है डायरेक्ट राइट दी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडियन फेडरलिज्म। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया शायद, लेकिन फेडरलिज्म। ठीक है, यूनाइटरी फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। और ऐसे ही मेरे बच्चा क्या कि फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। और कभी कभी पूछ लेगा यूनाइटरी और फेडरल में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे इन क्वेश्चंस को फर्स्ट बुक में से रट लेंगे, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको सेकंड बुक में से बता दे रहा हूँ, पॉलिटिकल थ्योरी में से बता दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इन क्वेश्चंस को अगर छोड़ के गए तो सोच लो आप पेपर में बहुत कुछ मिस करोगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और हर एक बच्चे तक पहुंचाना। तो पहले तो ध्यान दो बेटा, पहला चैप्टर जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें से 6 मार्क्स का नहीं आ रहा, उसमें से आएगा सिर्फ 4 मार्क्स का, तो उसमें 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर दूसरा और तीसरा चैप्टर मिला के आ रहा है 12 मार्क्स का, तो इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 2 लिख दे रहा हूं, 2 में से एक पक्का होगा, या तो नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी में डिफरेंस, नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी में डिफरेंस, और या बनेगा मेरे बच्चा क्या, राइट टू एक्सप्रेशन। राइट टू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है इधर, अभिव्यक्ति की आजादी। ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इन 2 में से एक 6 नंबर में पक्का मिलेगा। ठीक है, घबराओ मत, बिल्कुल करके जाओ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटा समानता के आयाम, यानी कि डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। समानता के
आयाम, ये समानता वाले में से है, ये फ्रीडम में से है यानी कि स्वतंत्रता में से है। अब समानता के आयाम किस में से आ गया? इक्वेलिटी में से आ गया, यानी कि थ्री डायमेंशन ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है, इसके साथ ही बेटा आ जाता है, अब आया है अगर हम इसमें से एक आएगा तो वरना इसमें से बहुत कम चांसेस है समानता में से। ठीक है, 6 नंबर का। फिर आ जाता है बेटा इधर से जॉन रॉल्स का, ठीक है, सोशल जस्टिस में से आ जाता है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। ठीक है, न्याय सिद्धांत, किसका न्याय सिद्धांत पूछ लेते हैं बेटा? जॉन रॉल्स का। ठीक है, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत पूछ लेता है, बच्चे रट लेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटा न्याय के आयाम। न्याय के आयाम का हम लिखा है डायमेंशंस ऑफ जस्टिस, न्याय के आयाम डायमेंशंस ऑफ जस्टिस पूछ लेता है कई बार। ठीक है, वैसे बहुत कम चांस है इस क्वेश्चन के भी। फिर उसके बाद बेटा सीधा आ जाएगा नागरिकता में से, क्योंकि राइट्स में से आ नहीं रहा तो क्वेश्चन पूछ सकता है भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, हाउ कैन बी टेक सिटीजनशिप इन इंडिया। ठीक है, तो आप बता देंगे पंजीकरण वंश से, ठीक है, या फिर देशीयकरण, या फिर क्या हो जाएगा बेटा, क्या कहते हैं, पंजीकरण हो गया, वंशवाद वंश से हो गया, देशीयकरण हो गया, या कोई क्षेत्र हमारे देश में मिल जाता है, ठीक है, तो भी उसके लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी, जैसे कि गोवा और सिक्किम। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा बेटा आज नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं वो कड़े संघर्ष का परिणाम है, स्पष्ट करो। यानी कि आज के टाइम पे जो हम राइट्स को मतलब फॉलो अप कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसके पीछे एक लॉन्ग फाइट है, इसे एक्सप्लेन करना तो आप बता सकते हैं कई सारे एग्जांपल लेके, जैसे कि सबसे पहले शुरुआत 1789 की क्रांति से आप बता सकते हैं, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। ठीक है, उसके बाद आप अलग अलग जगह का एग्जांपल लेके बता सकते हैं, इंडिया का भी बता सकते हैं, इंडिया ने भी एक लंबी लड़ाई लगी है किसके लिए? आजादी के लिए। क्लियर? फिर उसके बाद आ जाएगा बेटा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले तत्व, यानी कि उन एलिमेंट्स को बताओ जो नेशनलिज्म को इंक्रीज करते हैं। तो कॉमन फेथ हो गया, ठीक है, या कॉमन हिस्ट्री हो गया, कॉमन लैंग्वेज हो गया, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बुक में लिखे, पढ़ लेना, अगर ना समझ आए तो तुम्हारा भाई यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, लाइव करने को तैयार है बिल्कुल। अगर क्वेश्चन पूछने हो तो कमेंट में बताते चलो। ठीक है, उसके बाद आया था मेरे बच्चा यहाँ से राष्ट्रवाद की विशेषताएं और कमियां, यानी कि नेशनलिज्म की मेरिट्स और डीमेरिट्स, 3 लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर? फिर उसके बाद बेटा लास्ट चैप्टर है जो सेक्युलरिज्म है। कौन सा है? सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में से बेटा टॉप मोस्ट 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन के अलावा कुछ बाहर नहीं होगा। एक तो क्वेश्चन रट लो बेटा सेक्युलरिज्म का यूरोपीय और भारतीय मॉडल, ठीक है, यानी कि यूरोपियन एंड इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, और दूसरा रट लो बेटा क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना है। ठीक है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन 6 नंबर में नहीं दिखने वाला। जितने बोले हैं रट लो, आंसर नहीं मिल रहा मुझे व्हाट्सअप करो, ये नंबर लिखा है, मैं आपको विद इन 1 आवर आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, 1 घंटे का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल मैसेज करके छोड़ दो, मैं आपके रिस्पॉन्स के लिए बिल्कुल तैयार हूं। यहाँ पे आपका भाई बिल्कुल खड़ा हुआ है। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत ले, पेपर में डरे नहीं, घबराए नहीं, और बिल्कुल तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।